IIT 1729 में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग सेट पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे एंड फंक्शन पढ़ेंगे जो जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है जेई मेंस में? ये है मेंस का सिलेबस। ये है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट एक्सेट्रा ये दिया हुआ है। और ये हमारा एडवांस का सिलेबस। ठीक है, तो एडवांस में भी हमें सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो अभी इस सेशन में हम लोग सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेट। सेट क्या है? देखिए सेट क्या है। सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसको हम वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है कि हम उसके जो एलिमेंट्स हैं यानी मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स को हम बोल सकते हैं ये इस पार्टिकुलर कलेक्शन का है या नहीं है। जैसे अगर हम फ्रूट्स की कलेक्शन की बात करें तो उसमें हम बता सकते हैं कौन सा फ्रूट्स है कौन सा फ्रूट्स नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सेट जो है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं और मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली मैथमेटिक्स में हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ABC XYZ P कैपिटल में QR, इस तरह से हम कैपिटल लेटर जो भी होगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब मेंबरशिप, उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, XYZ एट्सेट्रा। ठीक है, XYZ। देखिए यहाँ पर एक यह टर्म जो है ना वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग समझिए। जैसे अगर हम किसी सेट का बात करेंगे तो अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो हम ये बता पाएंगे कि वह पार्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का है या उस सेट से बाहर है। वेल डिफाइंड का मीनिंग यही है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। जैसे अभी हम जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पर और यह क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेट देखिए, अब हम सेट का अगर कोई एलिमेंट है तो उसको हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, यानी कि ए स्मॉल ए जो है, यह कैपिटल ए जो सेट है, इस सेट का क्या है? यह एलिमेंट है, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे। अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वह ए का अगर एलिमेंट नहीं है तो हम उसको ऐसा एप्सिलॉन लिख के उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है यह मेंबर होगा। अगर इसका ऐसा करके अगर इसको काट दे रहे हैं तो मेंबर नहीं होगा, यानी कि उसका डज नॉट बिलोंग टू दिस। अब इसको रीड कैसे करेंगे? तो रीड करना है, रीड एज कैसे? बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर ऐसा लिखा रहेगा स्मॉल ए एप्सिलॉन ए लिखा रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए ये क्या है? यह एलिमेंट है किसका? सेट ए का। ठीक है, और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल ए से हम एलिमेंट्स या मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी तक जो लिखा है हम उसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर वो एलिमेंट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बी जो है वह ए का एलिमेंट नहीं है, यानी ए को बिलोंग नहीं करता, तो उसको ऐसा हम काट देंगे। ठीक है, एप्सिलॉन लिख के ऐसा क्रॉस कर देंगे और उसको क्या पढ़ेंगे? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अभी जस्ट हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे हम सेट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जैसे एक सेट है ए और इसमें है मेंबर्स 1 2 3। ठीक है, ये हमारा मेंबर्स हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 क्या होगा? 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 बिलोंग्स टू ए, यानी ए सेट है, सेट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए हैं और जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है। एक अगर दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी एक सेट है। ठीक है, या अगर हम वोवेल्स लेंगे तो ए ई आई ओ यू, यह क्या होगा? सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए ई आई ओ यू क्या है? ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे इस सेट में बी क्या है? बी एलिमेंट है ए का? तो नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर क्या है?
वन क्या है, इस सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम कौन सा सेट का एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम और क्लियर आपको कर देंगे जब आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे, ट्राई कीजिए। क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, यह कलेक्शन है। पहला बात क्या था, कलेक्शन होना चाहिए, और वह कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इंटीजर का कलेक्शन है और वह इवेन है। तो देखिए इवेन इंटीजर क्या होता है, 2 4 6 8, यह इवेन है। ठीक है, ये माइनस में भी जाएंगे तो 2 4 -4, ये सब हमारा इवेन है और ये इंटीजर है। तो क्या ये हमारा सेट होगा, यह सेट होगा। क्यों, हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा, कौन सा इस कलेक्शन से बाहर रहेगा। जैसे अगर हम 3 की बात करें, 1 की बात करें, 3 की बात करें, -5 की बात करें, तो हम क्लियरली बता सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि 1 और 3 जो है इस सेट का यानी इस कलेक्शन का मेंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है। जब यह वेल डिफाइंड है तो यह क्या हो जाएगा, यह कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हमें यही समझना है, सेट। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब मोस्ट टैलेंटेड में क्या दिक्कत आ रही है कि एक राइटर ए है और एक बी है। आपने ए का नोवेल पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपके हिसाब से ये मोस्ट टैलेंटेड हो गया। हमने बी का पढ़ा, बी का भी मुझे अच्छा लगा, तो यह बी वाला जो राइटर होगा, बी जो लिखा है, बी राइटर क्या हो जाएगा, इनका नोवेल पढ़ के हमें अच्छा लगा, तो हमारे हिसाब से ये टैलेंटेड लगेगा, आपके हिसाब से ये टैलेंटेड लगेगा। तो अगर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की हम बात करें तो यह वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, कि एक पार्टिकुलर राइटर किसी के हिसाब से वो टैलेंटेड हो सकता है और दूसरे राइटर किसी और को टैलेंटेड लग सकता है। तो वेल डिफाइंड नहीं, हम बता नहीं सकते हैं कि एक कोई राइटर है जो कि टैलेंटेड है या नहीं है। तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं। तो यहाँ पर समझ गए, पहला स्टेटमेंट क्या है, यह वेल डिफाइंड है तो यह सेट होगा। दूसरा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो यह सेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखिए लेस देन 10 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होता है 1। हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले वाला को। यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर लिखते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऐसे जाता जाता है नेचुरल नंबर है। तो यह बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए, तो यानी कि ये 9 तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए 9 से लेकर के यहाँ तक। अब इस कलेक्शन में हम बता सकते हैं कि कौन सा इस कलेक्शन में नहीं आएगा। जैसे हम 10 की बात करेंगे या फिर 11 की बात करें, 12, ये नेचुरल नंबर है लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा, यानी इस कलेक्शन में तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भी हमारा क्या हुआ, वेल डिफाइंड हो गया। समझ में आ गया, तो यह भी हमारा क्या होगा, सेट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अब बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर है लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो किसी को 5 ब्यूटीफुल लगेगा, किसी को 6 लगेगा, किसी को ये 5 भी नहीं लगेगा, किसी को 6 नहीं लगेगा। तो ऐसा बता सकते हैं हम कौन सा ब्यूटीफुल है, कौन सा ब्यूटीफुल नहीं है, तो नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को 5 पसंद है तो वो बोलेगा 5 ब्यूटीफुल नंबर है, कोई बोलेगा 6 ब्यूटीफुल नंबर है। हाँ, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब हर कोई 5 को ब्यूटीफुल नहीं बोल सकता या हर कोई 6 नंबर को ब्यूटीफुल नहीं बोल सकता, बट ये नेचुरल नंबर है। इसीलिए कलेक्शन तो नेचुरल नंबर का हो सकता है लेकिन यह वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए यह सेट नहीं होगा। समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब देखिए क्रिकेट और इन द वर्ल्ड में बेस्ट कौन है, तो सबका बेस्ट अलग अलग हो सकता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं हो गया। ठीक है, उसी तरह से द रिवर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, यह वेल डिफाइंड है। कैसे है, अगर हम नाइल रिवर की बात करें तो हमको पता है कि नाइल इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इस कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं कौन से इसके मेंबर्स होंगे और कौन से इसके मेंबर्स नहीं होंगे, यानी यह भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। और जब वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, यह एक सेट है। समझ में आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन आया, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3 आएगी। तो हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 और 3 है। 2 और 3 के अलावा लाइक 4 या फिर 5 या 6 ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पर विदाउट एनी कन्फ्यूजन हम बता सकते हैं कि कौन सा इस कलेक्शन के अंदर आएगा और कौन सा इस कलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि विदाउट एनी कन्फ्यूजन हम बता सकते हैं कि कौन सा इसके मेंबर्स होंगे और कौन सा इसके मेंबर नहीं होंगे। इसी को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं, वेल डिफाइंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन। वी कैन से दैट वेदर द particular member is particular elements is member of a set or not। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सेट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट का रिप्रेजेंट देखिए 3 तरीके से किया जाता है। अभी जस्ट हमने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड देखा, तो एक तो हमारा हो गया स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, दूसरा होगा टेबुलर फॉर्म, और इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और तीसरा फॉर्म आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी जस्ट आपने एग्जांपल में देखा था द रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के रिवर, तो यह भी एक सेट है, लेकिन यह कैसे लिखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिटेल में पढ़ते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा यह चैप्टर यह रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बाद। देखिए रोस्टर फॉर्म पहले पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब एलिमेंट्स को हम लिस्ट आउट करते हैं और उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं और हर एक एलिमेंट को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिखाते हैं। जैसे अगर हमने अभी देखा कि सेट था नेचुरल नंबर का लेस देन 5, एक लेते हैं तो 1 2 3 एंड 4 यह नेचुरल नंबर है, और यह कितना है नेचुरल नंबर, लेस देन 5 है, यानी n क्या है, लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो हम सेट कैसे लिखेंगे, सेट लिखेंगे n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लिखेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे और इसको करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ईच एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कोमा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है वो देखिए। पहला बात हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लाइक अगर कोई लिखना चाहे तो इसी सेट को ऐसा भी लिख सकता है 2 1 3 4, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे 4 3 2 1 ऐसे भी कोई लिख सकता है। यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। रेंडम भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा क्या रहता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लिसिटी को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास सेट है, एक सेट ऑफ द एलिमेंट, जैसे 2 2 3 3 ऐसा लिखा है। ठीक है, या 4 5 इस तरह से लिखा है। तो इसमें हम जो रिपीट कर रहा है ना, रिपीट वाले को हम छोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ 2 3 4 एंड 5। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए स्कूल है, SCHOOL। अगर हमको इसका सेट बनाना है, ठीक है, स्कूल वर्ड तो कितना यूज हुआ था, हम लिखेंगे SCH लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे। इसमें क्या है, O जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स को हम छोड़ देते हैं। मल्टीप्लिसिटी को हमें रिपीट नहीं करना है, 1 टाइम लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड स्कूल। जो वर्ड स्कूल में लेटर है, ठीक है, उस लेटर का यह क्या हो गया, सेट हो गया। तो समझ में आ गया। तो टेबुलर फॉर्म में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले लिस्ट आउट करेंगे सारे एलिमेंट को और सब एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय कोमा से और करली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। ठीक, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो रिपीट को हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे पहला ए सेट है इवन नंबर का लेस देन 5 है, तो आपको समझ में आया इवन नंबर लेस देन 5 क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है। 2 4 को हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो ए लिखेंगे, करली ब्रैकेट लिखेंगे, दोनों एलिमेंट लिखेंगे और उसको कोमा से सेपरेट कर देंगे, जो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल में दिखाया। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 सेम सेट है, 3 2 1 जो अभी बताया मैंने कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ये सेट है, ये मैंने अभी एग्जांपल जस्ट दिखाया, द सेट कंटेन्स द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ जो है 2 टाइम्स है तो ओ को हमने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टीज होता है सब में। जैसे अभी मान लीजिए इवन नंबर है तो सारे इवन नंबर होंगे, ओड नंबर होंगे तो सारे ओड नंबर होंगे, ठीक है, सारे ओड होंगे। तो एक प्रॉपर्टीज को ये कॉमन प्रॉपर्टीज होगा सारे एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए ए सेट लिया है, इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज है ए ई आई ओ यू, यह क्या है, यह है वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तो इस सब का एक कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो इसी कॉमन प्रॉपर्टीज से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टीज क्या दिख रहा है हमें, वो वोवेल्स दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोई भी एलिमेंट्स होगा यानी मेंबर्स होगा उसके वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बी है, तो इसमें ये तो वोवेल्स है लेकिन बी वोवेल्स नहीं है, तो इसका मतलब यह कॉमन प्रॉपर्टी पोजेज नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ समझ में आया ये वाला जो सेट है ये अभी किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में, टेबल में लिया हुआ है, सारे एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर है, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में है। तो ये सारे एलिमेंट में कॉमन प्रॉपर्टीज है और हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसके मेंबर्स होंगे और कौन सा नहीं होंगे। तो ये भी हमारा तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। तो इसको लिखेंगे ऐसे, लिखना हमें ए लेना है, ए क्या हमारा सेट है, इक्वल टू लिखना, फिर ये करली ब्रैकेट लिखना है, फिर एक्स लिखना है, कॉलन लिखना है, इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट एक्स। और इज ये क्या है, यह कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें हमने कॉमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट, यहाँ पर आप वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी दिखेगा, ठीक है। और ये कैपिटल लेटर्स हमेशा सेट को लिखते हैं, तो ये सेट हो गया इक्वल टू। अब इसको पढ़ेंगे क्या, यहाँ देखिए, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे द सेट, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि यहाँ पर जो करली ब्रैकेट और एक्स लिखा है उसका मीनिंग यह हुआ द सेट ऑफ ऑल एक्स, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलन दिया हुआ इसका मतलब है सच दैट, यहाँ पर ये कॉलन का मीनिंग हो गया सच दैट, समझ में आ गया। अब आगे जो यहाँ से लेके लिखा है एक्स इजकल टू, वो देखिए एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपका क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, कॉमन प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि यह ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, एक्स क्या करता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आप स्मॉल में पी क्यू या फिर वाई और जेड भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्स एक वेरिएबल टाइप से हमने यहाँ पर यूज किया है, जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, यह एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है, समझ में आ गया। ये कॉलन क्या कहता है, सच दैट, कॉलन का मीनिंग है सच दैट, एंड इसका जो करली ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट से लिखते हैं, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें समझ लिया कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक था हमारा टेबुलर फॉर्म और दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में अब हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला है राइट इन द रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म। अब ये जो लिखा है स्टेटमेंट, ये आपका किस फॉर्म में है बताइए, यह लिखा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर आपको बता क्या रहा है, x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, समझ में आ गया, और 5 ये है।
अब इसको हमें को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें एलिमेंट पता चल गया, तो यानी बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी करली ब्रैकेट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है 2 1 4 3 5, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर रैंडम ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अगर किसी ने ये भी लिखा तो ये भी सही है, और ये लिखा ये भी सही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ये लिखने वाला आदमी गलत है, इसको कुछ नहीं पता है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, ये भी हमारा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड में नहीं लिखा है, यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले अभी क्या है, x बिलोंग्स टू w, इसका मतलब क्या है, x क्या है, एक होल नंबर है, सॉरी x क्या है, होल नंबर है, ठीक है। इसके बाद x क्या है, जो सेट का जो एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट क्या है, वह एक्स स्क्वायर है, यानी जो x होगा वही एक्स स्क्वायर होगा, और होल नंबर है तो x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू सर x इज लेस देन 4, यानी सर x का वैल्यू कितना आएगा, 4 से कम आएगा, मतलब 0 1 2 3, ये हमारा x हो जाएगा। अब जो b का एलिमेंट है, तो वह b का एलिमेंट क्या है, तो b का एलिमेंट है 1 का 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सर ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 2 3 5, और इसको हम करली ब्रैकेट में दिए और कोमा से सेपरेट किए। इसका मतलब यह हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म में ये सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम जो सॉल्व कर रहे हैं उससे मैच कीजिए। मैथ जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है। देखने से सब क्वेश्चन लगता है आसान है, बट जब आप सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा हम कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और यह क्या है, यह एलिमेंट है, इसका क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, सर 2 4 6 8, ये सब तो इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब इसका कॉमन प्रॉपर्टीज इवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज ए करली ब्रैकेट लगाएंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और यह इवन नंबर और यह इवन नंबर कितना है, लेस देन 10 है, इसमें 8 इंक्लूड है तो लेस देन 10 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यह इवन नंबर है और इवन नंबर 10 से छोटा। अब देखिए इसको बनाइए, यह क्या है 2 3 5 7 और 11, यह क्या है, सर ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, b इज x को सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डैश डैश है, इसका मतलब है कि यह और आगे जाएगा। अभी जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सेट्स के टाइप होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट है जाएगा, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे लेस देन 2, क्योंकि यह सेट और बढ़ते जा रहा है, तो प्राइम नंबर तो और बहुत सारे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग फॉर्म है उसको अंडर से। यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ए क्या है, एक सेट है जिसका ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है। अब आपको बताना है कि 5 ए का एलिमेंट है, अगर है तो हमें एप्सिलॉन लगाना है, अगर नहीं है तो एप्सिलॉन लगा के इसको काट देना है। तो देखिए 5 इसका क्या है, एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे एप्सिलॉन। 8 क्या है, नहीं है, इसको लिखेंगे नहीं। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, आपको यहाँ पर किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, तो बेटर को लिखना है हमें, तो बी सेट हो जाएगा। और हमने अभी जस्ट पढ़ा कि टेबुलर फॉर्म में जो रिपीट कर रहा है तो उसको नहीं लिखना रहता है, मल्टीप्लिसिटी को हमें अवॉइड करना है, तो बी ई टी, ई भी दो है तो ई लिखना है, बी ई टी आर, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। इसी तरह से मैथमेटिक्स वर्ड है, इसका भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी इसको बना सकते हैं। इंटीजर वाला क्या बोल रहा है कि 3 और 3 इसमें इंक्लूड करना है,
एक्स ए क्या है, इंटीजर है, लिखा है एक्स इज द इंटीजर, और यह इंटीजर कितना है, इंटीजर है, और इंटीजर कितना -3 से लेकर के 7 के बीच का है, तो -3 इंक्लूड है, तो -3 -2 -1 0 ये हमारा इंटीजर हो गया। इसके बाद 7 से छोटा है मतलब 1 2 3 ऐसे जाएगा अप टू 6, क्योंकि 7 से छोटा है, तो इस तरह से हमें लिख सकते हैं। प्राइम नंबर होना चाहिए, डिविजर होना चाहिए, तो 6 का डिविजर क्या है, देखिए 1 2 3 6, इससे डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है सर, 1 और 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 1 और 2 हो जाएगा। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो p इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसी तरह से। तो ये आप सॉल्व करके देखिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के लिए डाल दिया है, इसको भी सॉल्व कीजिए। अभी जस्ट हमने बताया, इसको तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड, क्या वर्ड हो जाएगा, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम 1 पेज में इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी जस्ट क्या क्या पढ़ा, तो देखिए पहला चीज सेट का हमने डेफिनेशन पढ़ा, सेट क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये चीज़ें आप बस ध्यान में रखिए, इतना सा आपका काम चल जाएगा, ठीक। सेट को रिप्रेजेंट स्टेटमेंट फॉर्म में, ये तो सिंपल रहता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, द रिवर ऑफ इंडिया, अभी हमने जस्ट पढ़ा रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर देते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं और इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसके बाद एक्स लिखते हैं, इसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, फिर ये जो प्रॉपर्टीज है वो लिखते हैं। तो इस तरह से हमने अभी सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन को पूरा पढ़ा। आई थिंक इसको देखने के बाद इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।